प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी के बारे में। भारतीय नौसेना की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी से लैस पारंपरिक पनडुब्बियों की खोज धीमी गति से आगे बढ़ रही है। नौसेना अपनी उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की जरूरत के लिए 2 पनडुब्बियों का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि इनमें से केवल एक पास सिद्ध और मान्य तकनीक है। भारतीय नौसेना की टीम कार्टाजेना में स्पेनिश शिपबिल्डर नवंतिया द्वारा विकसित एआईपी तकनीक के क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण कर रही है। भारतीय नौसेना को पेश की गई S-80 पनडुब्बी में अभी तक इस तकनीक को फिट नहीं किया गया है। पेश की गई श्रेणी की एक पनडुब्बी को पहले ही एआईपी तकनीक के बिना स्पेनिश नौसेना में शामिल किया जा चुका है। नवंतिया का दावा है कि उनकी पनडुब्बी का डिज़ाइन बिना किसी बदलाव के P-75I की लगभग सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्पेनिश शिपयार्ड नवंतिया के चेयरमैन रिकार्डो डोमिनिक गार्सिया बैंकोरो ने कहा है कि S-80 के लिए डिज़ाइन किया गया एआईपी 300 किलोवाट से ज़्यादा बिजली पैदा करता है, इसलिए इसे बिना किसी रीडिज़ाइन या स्केलिंग अप के सीधे P-75I के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह P-75I परियोजना के संबंध में भारतीय नौसेना के बड़े जोखिमों को काफ़ी हद तक कम कर देगा। अब तक नवंतिया ने अपने S-80 कार्यक्रम के लिए अपनी एआईपी तकनीक का कारखाना परीक्षण पूरा कर लिया है। परीक्षणों के दौरान नवंतिया ने एक सिमुलेटर वातावरण में सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया, जो वास्तविक पनडुब्बी मिशनों के दौरान सिस्टम द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों को दोहराता था। कार्टेजिना शिपयार्ड की सुविधाओं ने इस वातावरण की अनुमति दी, जिसमें पनडुब्बी संचालन का अनुकरण करने और पनडुब्बी के पूरे खंडों का परीक्षण करने की क्षमताएं हैं। यही वह जगह है जहां भारतीय नौसेना अपने क्षेत्र मूल्यांकन करेगी। नवंतिया के चेयरमैन ने कहा कि भारतीय नौसेना को पेश की गई S-80 में सबसे आधुनिक विशेषताएं हैं और इसमें नवीनतम तकनीकें शामिल हैं, जैसे कि जनरेशन बेस्ड एआईपी, बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एक उन्नत सेंसर सूट। एआईपी बेस्ड सिस्टम में नवंतिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक फ्यूल सेल पर आधारित है तथा कथित तीसरी पीढ़ी की प्रणालियों का हिस्सा है, यानी वे जो अपने संचालन के लिए शुद्ध संग्रहित हाइड्रोजन के बजाय बायो इथेनॉल से बोर्ड पर उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। यह डेवलपमेंट स्पेनिश पनडुब्बियों को अधिक मात्रा में ऑनबोर्ड ऊर्जा प्रदान करने की अनुमति देता है, जो बैटरी के साथ शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन के समान विशेषताओं के साथ 3 सप्ताह तक नौकायन करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के लिए एक और आवश्यकता लिथियम आयन बैटरी के साथ ईंधन सेल एआईपी तकनीक का है, जो उन्हें लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपे रहने की क्षमता प्रदान करेगी। आवश्यकता पड़ने पर अपनी स्थिति को छोड़े बिना तेज गति से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। नवंतिया के अध्यक्ष ने खुलासा किया कि नवंतिया उसके भारतीय भागीदार लार्सन एंड टूब्रो परियोजना के लिए एक टेस्टेड लिथियम आयन बैटरी तकनीक प्रदान करने के लिए किसी अन्य भागीदार के साथ गठजोड़ नहीं कर रहे हैं। ईंधन सेल एआईपी पनडुब्बी को कम गति पर लंबी दूरी तक चलने की क्षमता देता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी इसे अपनी इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए तेज गति से चलने की अनुमति देती है। एआईपी बेस्ट तकनीक से लैस अपनी नवंतिया पनडुब्बी 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। भारत को पेश की गई दूसरी पनडुब्बी पहले से ही टेस्टेड है और कई फ्रंटलाइन नौसेनाओं का हिस्सा है। हाल ही में पनडुब्बी ने आर्कटिक बर्फ के नीचे एक दुर्लभ यात्रा पूरी करके हलचल मचा दी है। पुर्तगाली नौसेना का अपनी तरफ का पहला मिशन जर्मनी में हार्वर्ड सर्वके डिस्यूस वेरेसफस्ट द्वारा निर्मित और निर्यातित टाइप 214 डिज़ाइन पर आधारित अपारो S-161 द्वारा पूरा किया गया था। जर्मन शिपबिल्डर थीसेन ग्रुप ने अपनी 214 क्लास की पनडुब्बी की पेशकश की है। ये 212 सीडी पनडुब्बियों की उन्नत तकनीक पहलुओं को एआईपी तकनीक में नवीनतम विकास के साथ जोड़ती है। 212 सीडी क्लास की पनडुब्बियां विशेष रूप से नॉर्वेजियन नौसेना के लिए बनाई गई हैं और बाल्टिक सागर में उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुरूप है। भारत को पेश की जा रही 214 भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। यह 214 क्लास की पनडुब्बियों का व्युत्पन्न होगा, जिसमें एआईपी तकनीक में नवीनतम संवर्धन होगा। यह लिथियम आयन बैटरी से लैस होगा, इसमें उन्नत सेंसर लड़ाकू प्रणाली होगी और इसमें स्टेल्थ सुविधाओं से समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नई 212 और 214 श्रेणी की पनडुब्बियों का हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल आधारित एआईपी तकनीक उन्हें एक बार में 3 सप्ताह तक पानी में रहने की अनुमति देती है। 212 और 214 श्रेणी की पनडुब्बियां गर्मी उत्सर्जित किए बिना चुपचाप काम कर सकती हैं, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ जाती है। ईंधन सेल सबसे कम सोर्स प्रदान करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया से लगभग कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। यह वाटर रैम एक्सपल्सन सिस्टम के साथ चुपके से टॉर्पीडो लॉन्च कर सकता है। ये पानी के नीचे के इफेक्टर जैमर जैसे टॉर्पीडो के खिलाफ जवाबी उपायों के साथ भी आता है और अधिक स्टेल्थ बनाने के लिए ध्वनिक, थर्मल और चुंबकीय सिग्नेचरों को कम करता है। ये अब हम बात करते हैं भारत की अफ्रीका पर T20 मैच में जो है जीत के बारे में।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है। भारत ने बारबाडोस में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 17 साल बाद T20 विश्व कप का खिताब जीता था। भारतीय टीम का यह 11 साल में पहला ICC खिताब है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप विजेता टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जय शाह ने एक्स पर लिखा है, मुझे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत की सराहना करते हुए कहा, उन्हें असाधारण प्रदर्शन से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। जय शाह ने एक बयान में कहा कि रोहित शर्मा के असाधारण नेतृत्व में इस टीम ने उल्लेखनीय संकल्प और लचीलापन दिखाया है, जिस कारण भारत ICC T20 विश्व कप के इतिहास पर टूर्नामेंट को अजय रहते जीतने वाला पहला देश बना। टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन से अपने आलोचकों को मुंह बंद किया है, उन्हें चुप करा दिया है। टीम का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है और अब वे आज दिग्गज लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने टीम की कड़ी मेहनत की भी प्रशंसा की और कहा, इस टीम ने अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और अदम्य जज्बे ने सभी को गौरवान्वित किया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और खिलाड़ियों की मदद से उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों के सपनों और उम्मीदों को पूरा किया है। आइए अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के स्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा और अब रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर ने रविवार को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने शनिवार को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर T20 विश्व कप 2024 के खिताब पर कब्जा जमाया। पीएम मोदी ने भारतीय स्टार ऑलराउंडर को उसके दमदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्हें लिखा, प्रिय, आपने एक ऑलराउंडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है। क्रिकेट प्रेमी आपके स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले, स्पिन और शानदार फील्डिंग की प्रशंसा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में T20 में आपके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके आगे प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं जडेजा ने भी उन्हें शुभकामनाओं को धन्यवाद दिया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। जडेजा ने लिखा, पूरे दिल से आभार जताते हुए मैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को अलविदा कहता हूं। गर्व से सर पर दौड़ने वाले एक दृढ़ घोड़े की तरह मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अन्य प्रारूपों में भी ऐसा करना जारी रखूंगा। T20 विश्व कप जीतना एक सपना सच होने जैसा था। मेरे T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का एक शिखर। यादों, उत्साह और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 2009 में डेब्यू किया था। इस प्रारूप में उन्होंने कुल 74 मैच खेले। इनमें स्टार ऑलराउंडर ने 127.16 के स्ट्राइक रेट से 515 रन बनाए और 54 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा बाएं हाथ के गेंदबाज ने भारतीय टीम का T20 विश्व कप में 2009 से 2024 तक प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने कुल 30 मैच खेले। इनमें जडेजा ने कुल 130 रन बनाए और 22 विकेट अपने नाम किए। वहीं एशिया कप में उन्होंने 6 मैच खेले। इनमें उन्हें 2 पारियों में 35 रन बनाए और 4 विकेट चटकाए। कुवैती इस्लामी विद्वान और मुस्लिम ब्रदरहुड नेता डॉक्टर तारिक अल सुवेदान ने कहा कि एक दिन पूरी दुनिया पर मुस्लिम ब्रदरहुड राज करेंगे। गाज़ा में युद्ध और इसराइल को अमेरिकी जैसी शक्ति के समर्थन का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक कार्यक्रम में अल सुवेदान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि अभी तक हमास की ताकत को 20% से भी कम नुकसान हुआ है। वह अभी भी एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है जो इसराइल को नष्ट कर देगी। मुस्लिम ब्रदरहुड नेता सुवेदान वर्तमान में तुर्की में रहते हैं। MEMRI टीवी के मुताबिक डॉक्टर तारिक अल सुवेदान ने बताया कि हमास नेता इस्माइल हानिया ने उनसे कहा कि वो गाज़ा में युद्ध को फ़िलिस्तीन की मुक्ति के रूप में नहीं बल्कि इस्लाम और प्रमुख महाशक्तियों के बीच लड़ाई की तरह देखते हैं। ये अमेरिका, यूरोप और रूस ही जैसी वैश्विक भू राजनीतिक ताकत है। रूस ने लंबे समय तक इसराइल का समर्थन किया है और अब अमेरिका और यूरोपीय स्पष्ट रूप से उसका समर्थन कर रहे हैं। सुवेदान ने कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों से वादा किया कि आखिरकार इस्लाम के मानने वाले विजयी होंगे, पूरी दुनिया पर शासन करेंगे। तारिक अल सुवेदान ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के वादों में से एक यह भी है कि मुसलमान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। जब तक इस्लाम ताकतवर नहीं होता और मुसलमान पूरी दुनिया पर शासन नहीं करेंगे, तब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा। विश्वास करें या न करें, आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन इस पर पैगंबर मोहम्मद के साथियों ने वास्तव में विश्वास किया। हम भी भू राजनीति में नहीं बल्कि पैगंबर के वादे पर विश्वास करते हैं। तारिक मोहम्मद अल सुवेदान एक कुवैती इस्लामी विद्वान, लेखक, वक्ता और व्यवसायी हैं। उन्हें 2022, 23 और 2024 में 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में शामिल किया गया है। उन्हें कई धार्मिक, ऐतिहासिक और प्रबंधन पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कई पुस्तकों का अंग्रेजी और फ्रेंच में अनुवाद किया गया है।
अल सुवेदान ने इजरायली फ़िलिस्तीन संघर्ष पर कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनके बाद अमेरिका और बेल्जियम ने उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। अतिवादी बयानों के चलते विवाद में आते रहते हैं। सऊदी अरब उनकी किताबों की बिक्री और हज यात्रा पर भी पाबंद लगा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।